अग्रीड बैंक क्लोज है क्या वो देख लेते हैं हम। तो दिस क्लोज इज अप्लाइड व्हेन देयर इज फाइनेंशियल लोड ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ऑन द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। कोई इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर कोई बैंक ने या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है, तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर ये बैंक का भी राइट बनता है। तो जिस केस में यहाँ पे हमने देखा था बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, बराबर। तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर चाहे बिल्डिंग हो या प्लांट एंड मशीनरी हो या फर्नीचर फिक्चर हो या स्टॉक हो, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक का फाइनेंस है, वो केस में अग्रीड बैंक क्लोज एप्लीकेबल होगा। अब एक क्लोज में क्या क्या सब पॉइंट है, इसमें क्या टर्म्स कंडीशन रहती है अग्रीड बैंक क्लोज के अंदर, वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो व्हाट इज अग्रीड बैंक क्लोज? तो उसके अंदर ये लिखा होता है कि इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड एंड अग्रीड दैट all money payable under the policy shall be paid to the financial institution who is entitled to receive such money on behalf of other parties having insurable interest in the property। मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी का जो इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कोई भी पैसा पेबल है पार्टी को, पॉलिसी होल्डर को, तो वो पैसा पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यानी कि बैंक को पे पहले करना है। बैंक भी एंटाइटल है पैसा रिसीव करने के लिए। ये मीनिंग होता है ये पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट ये है कि बैंक्स रिसिप्ट शेल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज लायबिलिटी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम का पेमेंट बैंक को डायरेक्टली कर दिया है और बैंक ने वो रिसिप्ट दे दिया है कि हमने इतना रुपया रिसीव किया हुआ है टूवर्ड्स सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो वो कंप्लीट डिस्चार्ज माना जाएगा इंश्योरेंस कंपनी की लाइबिलिटी का। फिर कस्टमर फिर दौड़ के आता है कि मुझे पैसा नहीं मिला, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक को पैसा दे दिया, मतलब कंपनी की लाइबिलिटी अब डिस्चार्ज हो गई, ख़त्म हो गई। तो बैंक को जो पैसा मिला क्लेम का, वो कस्टमर को ही मिला है ऐसा माना जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट है ऑल नोटिस सर्व टू बैंक और all communications made with the bank will be deemed as if it is sufficiently served to all interested parties of insurance contract। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी ने कोई बैंक को कुछ कोई नोटिस भेजी है या कुछ कोई कम्युनिकेशन किया है बैंक के साथ, तो वो ऐसा माना जाएगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने वो कम्युनिकेशन, वो नोटिस पॉलिसी होल्डर को दिया हुआ है, ऐसा माना जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है, इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि काफ़ी बार बैंक है ना डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को मेल करती है कि सो एंड सो इंश्योरेंस पॉलिसी में आप एड्रेस चेंज कर दीजिए या सो एंड सो चेंजेस कर दीजिए। तो बैंक का मेल अगर आता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, तो वो पॉलिसी होल्डर से ही आया हुआ है ऐसा माना जाएगा और अकॉर्डिंगली पॉलिसी में एंडोर्समेंट किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरेंस कंपनी एनी सेटलमेंट और अग्रीमेंट मेड बाय बैंक विल बी कंसिडर्ड वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन ऑल इंश्योर्ड पार्टीज। कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच कुछ डिस्प्यूट होता है क्लेम के रिगार्डिंग या किसी और मैटर के रिगार्डिंग, वो डिस्प्यूट में बैंक जो है वो अग्री कर जाती है कि ठीक है इतना क्लेम का पेमेंट हमारे लिए, वी एग्री टू दैट सेटलमेंट। तो इस अगर बैंक अग्री कर जाती है एक बार, फिर पॉलिसी होल्डर का कोई राइट नहीं बनता, वो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली बैंक का जो सेटलमेंट अग्रीमेंट है ना उनको मान्य रख के अकॉर्डिंगली एक्शन ले लेंगी। अब ये क्लोज जो है वो तभी एप्लीकेबल होता है जब प्रॉपर्टी के ऊपर लोन होता है, लेकिन जब
कस्टमर लोन को भरपाई कर देता है तो ये क्लोज को पॉलिसी के अंदर से निकाला जा सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वो कस्टमर से या तो एनओसी मांगेगी या नो ड्यू सर्टिफिकेट मांगेगी। ये आने के बाद ही पॉलिसी के अंदर से अग्रीड बैंक क्लोज रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ एंडोर्समेंट।